इम्पोर्टेंट 70 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अभी करवाने वाला हूँ जस्ट कुछ मिनट में, है ना। बहुत ही शानदार हैं, एक एक आपको याद होना चाहिए। और यकीन मानो यहाँ से है ना, हर बार एग्जाम के अंदर कोई ना कोई प्रश्न पुटअप होता है। ये ऐसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे 70, टोटल ये 68 है यहाँ तक, है ना। तो सारे के सारे ऐसे ही हैं, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य रूप से एग्जाम के अंदर आता है। तो अगर आप कम से कम 2 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो इस पूरे लेक्चर को जरूर देख लेना। इस देखो, पहला है हमारा, मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है। मानव का जो विकास है इसको सबसे ज्यादा रूप से दोस्तों एक तो वंशानुक्रम करता है ना। हम किसकी संतान हैं, उनके गुणों का प्रभाव पड़ता है, और एक वातावरण का, हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। ये 2 चीज़ें हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आता रहता है हर बार एग्जाम में। इस प्रश्न की आदत खराब है तो ये आता रहता है। चलो, इसके अलावा हम देखें, विकास को एक सतत प्रक्रिया किसने माना है। देखो दोस्तों, विकास जो है ना, ये निरंतर प्रगतिशील प्रक्रिया है एक, तो इसको एक सतत प्रक्रिया माना है बांडुरा और स्किनर ने। किसने माना है? BS ने, बांडुरा और स्किनर ने माना है। इसके अलावा तीसरा जो अपना है वो है, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है। देखो, ये प्रश्न में कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। कई करते हैं सर शैशवावस्था होती है, बिल्कुल नहीं होती। किशोरावस्था भी नहीं होती है, ये होती है बाल्यावस्था, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन में आपको दिखेगा। प्रश्न पूछेगा कि किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है, तो बाल्यावस्था को माना जाता है। फिर हम देखें, किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। शैशवावस्था की बात कर रहा है ना, 0 से 5 साल जिसको हम बोल सकते हैं वैसे। तो ये वैलेंटाइन ने माना है दोस्तों, है ना। वैलेंटाइन क्या है, बच्चों से प्यार करता है, इसलिए आप याद कर लेना, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। आगे हम चले 5वें नंबर में, तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, ऐसा किसने कहा था। मेरे हिसाब से ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को आता भी है, तो मैंने भी सोचा कि तुम्हें एक बार और अवगत करवा दे इससे। स्टेनले हॉल, संघर्ष, तनाव और तूफान। तूफान का नाम तो जरूर आएगा, तूफान हॉल याद रख लेना, स्टेनली हॉल, तूफान से याद रख लेना इसको। हाँ, छठा देखिए अब आप, मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है ना। तो ये दोस्तों होता है 3 वर्ष की आयु से। कितने वर्ष की आयु से भाई? 3 ईयर, 3 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है। फिर हम देखिए 7वें नंबर का प्रश्न, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा करी गई थी। 4 अवस्थाओं की पहचान किसने करी थी? पियाजे ने। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं कह सकता हूँ कि इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लगा सकते हैं, ठीक है। चलो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये 4 अवस्थाएं जो थी ये कौन कौन सी थी, है ना। तो दोस्तों एक तो थी, देखिए, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की, उसको तो इन्होंने नाम दिया था संवेदी पेशीय, संवेदी पेशीय अवस्था, है ना। दूसरी जो अवस्था थी ना वो थी 2 से लेकर के 7 साल, 2 से 7 ईयर तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसको नाम दिया था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी जो अवस्था थी ना वो थी 7 से लेकर के 12 साल तक। इस अवस्था का जो नाम था वो था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और लास्ट वो थी 12 से लेकर के 15 साल तक की, और इसका जो नाम दिया गया वो दिया गया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कैसे याद कर सकते हैं? संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। मूर्त और अमूर्त 2 तो याद हो ही जाएंगी, है ना। और इसके अलावा 2 याद करनी है, एक तो पूर्व संक्रियात्मक और संवेदी पेशीय। संवेदी पेशीय मतलब सेंसर मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको आप बोल सकते हैं प्री ऑपरेशनल एज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फिर इसके बाद में आपके अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल। चलिए, तो अगला प्रश्न है अपना 8वें नंबर का, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का कितना हो जाता है। शब्द भंडार की बात कर रहा है। कितना शब्द भंडार हो जाता है भाई? ये हो जाता है 100 शब्द दूसरे वर्ष तक, इसको आप याद रखना। आगे हम देखें, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। दोस्तों शर्म और गर्व जैसी भावना का जो विकास है ये होता है बाल्यावस्था के अंदर, है ना। आप थोड़ा अपनी बाल्यावस्था को याद कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। देखो, मनोविज्ञान को पढ़ने के लिए है ना, हमें खुद को बच्चा बनना पड़ेगा, तब जाकर के मनोविज्ञान है ना बहुत ईजिली समझ में आती है ना। भाई जिस एज का प्रश्न आ रहा है ना उस एज में घुस जाओ कि हम उसी एज के हैं और क्या हो रहा है, क्योंकि क्या होता है उस एज में ये तो हमें पता ही है ना। भाई इस एज में हमारे साथ में क्या होता था ये सब तो हम इमेजिन कर सकते हैं, इस चीज़ को तो कम से कम इतना तो याद रहता ही है।
तो यहाँ पे आंसर आएगा किशोरावस्था। ठीक, परिपक्वता का संबंध किससे है? देखो दोस्तों, परिपक्वता कब आती है? विकास के साथ साथ में आती है, तो विकास से इसका संबंध होता है घनिष्ठ। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन अगर आपको पूछे, 4 ऑप्शन देगा, उनमें एक ऑप्शन ये मिल सकता है आपको, कौन सा? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है ना। हर बच्चा मतलब सभी बच्चे एक समान नहीं होते, ना ही तो उनका बौद्धिक स्तर एक समान होता है, ना ही उनका शारीरिक स्तर एक समान होता है, ना ही उनका मानसिक जो भी है, विशिष्ट होता है हर बच्चा एक। ठीक है ना। चलो अब हम देखें नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों देखो, नैदानिक जो परीक्षण होता है ना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है अकादमिक कठिनाइयों के कारण का पता लगाना। भाई बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है, और कारण हमें मिल गया है तो फिर उसका समाधान करना। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास क्या होता है? विकास होता है किसके कारण? वाइगोत्स्की के अनुसार बताना अब आपको यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आएगा सामाजिक अंतः क्रियाओं के कारण विकास होता है। सामाजिक अंतः क्रियाओं के कारण, समाज में हमारी जो एक्टिविटी है उसके कारण विकास उसी तरह से उसी स्तर में जाएगा फिर, ये मानते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का क्या मतलब है? आधुनिक मनोविज्ञान ये व्यवहार का अध्ययन है दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान। ठीक है। अब देखो 16 नंबर का जो अपना प्रश्न है ना, ये क्या है? विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। ठीक है, जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता जाता है, ये कथन किसका है? तो ऐसा कहा था ड्राइवर ने। देखो ड्राइवर क्या करता है ना कोई जब भी वो गाड़ी चलाता है, बाइक चलाता है, बस चलाता है, कुछ भी चलाता है, ट्रक चलाता है, तो उसका एक लक्ष्य निर्धारित होता है ना। होता है सर, बिल्कुल होता है, और वो प्रगतिशील चलता रहता है, तो निश्चित लक्ष्य की तरफ चलता है ड्राइवर। ऐसे याद कर लो इसको, पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, पूरी तो कितनी याद करोगे, एक आइडिया होना चाहिए बस। एक वर्ड ले लो, उसमें से कोई भी एक शब्द चुन लो पूरी परिभाषा में से, वो अपने आप आपका सही हो जाएगा प्रश्न। फिर ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसे क्या करो आप ट्रिक परिभाषाओं को याद करने की। शैशवावस्था में बालक में क्या पाया जाता है? दोस्तों देखो, शैशवावस्था जो है ना, इसके अंदर बालक में अनुकरण और सहयोग की भावना पाई जाती है। अनुकरण मतलब जो बड़े करते हैं ना उसकी देखा देखी करना, और सहयोग उसको हेल्प की जरूरत होती है। ठीक, इसके अलावा हम देखें नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? नवीन शिक्षण प्रणाली ये दोस्तों क्रिया के ऊपर आधारित होती है, करके सीखना। हाँ, बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, ये किसका कथन है? ऐसा किसने कहा था? बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण क्या है? प्रजाति है। तो क्लीन वर्ग ने कहा था, ये क्लीन वर्ग का है। देखो वर्ग आ रहा है यहाँ पर भी, और ये वर्ग भी प्रजाति से संबंधित है, तो बस इतना याद करो, प्रजाति वर्ग है ना। क्लीन तो आपको याद आ ही जाएगा फिर। तो क्लीन वर्ग का कथन क्या है? बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण क्या बताते हैं? प्रजाति को बताते हैं। आगे हम चले, प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? प्रेरणा के प्रकार गाइस 2 प्रकार होते हैं प्रेरणा के, एक तो सकारात्मक प्रेरणा और एक नकारात्मक प्रेरणा। नकारात्मक प्रेरणा के अंदर नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, सकारात्मक प्रेरणा के अंदर पॉजिटिव आएंगे। नकारात्मक प्रेरणा जिसको दंड दे करके आप बच्चे को सुधारो तो वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। सकारात्मक पुरस्कार वगैरह दे करके आप कर सकते हैं मोटिवेट बच्चे को, तो उसमें चेंजेस जरूर आएंगे, है ना। अधिगम अंतरण का थॉर्डइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का क्या कहते हैं? इसे अनुरूप तत्व का सिद्धांत। क्या कहते हैं भाई? अनुरूप तत्व का सिद्धांत। इसको याद करना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट हम चले, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, तो ये किसका विचार है? अभिरुचि किसका विचार है? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि माना है किसी ना किसी ने, तो किसने माना है? टीपी मैनन ने माना है। भाई मैन क्या करता है? अभिरुचि रखता है हर चीज को पाने की। हाँ चलो आगे हम देखें, शिक्षा का खेल विधि से क्या मतलब है? शिक्षा की जो खेल विधि है इसका आपको मतलब पूछ रहा है, तो शिक्षा का खेल विधि से मतलब है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना, खेल खेल में शिक्षा देना, और आजकल यही मेथड फॉलो किया जा रहा है। आगे देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से, प्राथमिक विद्यालय जो हैं उनमें न्यूनतम सुविधाओं से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक, नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है? तो कौन सा कौशल है? उद्दीपन परिवर्तन, है ना। तीसरा हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन, उद्दीपन परिवर्तन। अब आपको ए में मिल सकता है, ये बी में मिल सकता है, सी में मिल सकता है, डी में मिल सकता है। चलो अब यहाँ पे वन लाइनर है तो उद्दीपन अनुक्रिया कर देंगे हम, उद्दीपन परिवर्तन कर देंगे हम। इसके अलावा हम देखें अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है ना, इसके जन्मदाता कौन है?
अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसके जन्मदाता कोहलर हैं। तो कोहलर क्या है ना, अंदर झांक करके देखते हैं। कोहलर क्या है, अंतर्दृष्टि, मतलब अंदर झांक करके देख लेते हैं कोहलर। आंखें बड़ी तगड़ी हैं कोहलर की। यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं, यह शिक्षण पद्धति की ओर इंगित करता है। कौन से शिक्षण पद्धति की ओर इंगित करता है ये? यदि पहले उदाहरण और फिर सिद्धांत बताए जाते हैं तो गाइज यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये आगमन विधि की ओर इंगित करता है। किस विधि की ओर? आगमन। क्लियर है? चलो, आगमन और निगमन होता है पहले नी से। देखो निगमन जो है, नी से निगमन और नी से नियम, तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो इसको। नी से निगमन, निगमन विधि किस ओर चलती है? नियम से उदाहरण की ओर, और आगमन उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण मतलब सरल होते हैं, तो सरल से कठिन की ओर, और ये निगमन कठिन से सरल की ओर। आगे चलो, मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है बताइए? तो ब्लूप्रिंट का संबंध होता है मूल्यांकन के अंदर प्रश्न पत्र निर्माण से। ठीक है दोस्तों, प्रश्न पत्र के निर्माण से। आगे हम चलें तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं ना, किसके कारण? अनुभव और प्रशिक्षण के कारण। उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहेंगे अधिगम, है ना, लर्निंग। चलो, इसके अलावा हम देखें 30 नंबर का प्रश्न, खेल से किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है? खेल से, तो खेल से ना आत्म अनुशासन उत्पन्न होता है, खुद के अंदर से आत्म अनुशासन, है ना, खुद के अंदर से कुछ करने का जज्बा जागृत होता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें आगे, मनोविज्ञान की अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा से? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक, ओनली साइकोलॉजी शब्द की बात कर रहा है। मनोविज्ञान का जो अंग्रेजी पर्याय है साइकोलॉजी, इसकी व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा से। अगला देखिए, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मन का अध्ययन कौन करता है? फ्राइड करता है। तो मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हो गए फ्राइड। ठीक, चलिए आगे हम देखें, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? समूह खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? थ्रस्टन। समूह खंड, देखो हम क्या है ना, मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, कैसे बजती है? टन टन टन। थ्रस्टन टन टन। खंड, समूह में जाते हैं, थ्रस्टन, घंटी बज गई। चलो, शाही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? शाही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक हरमन रोशा। कौन है दोस्तों? हरमन रोशार हैं। ठीक है, चलिए, शाही धब्बा रोसा को याद करना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? देखो दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है ना, ये स्किनर ने दिया था। किसने दिया था भाई? स्किनर ने दिया था। देखो दोस्तों, ये प्रश्न अगर आप याद करते हैं ना, तो मैं यकीन के साथ मैं आपको कह सकता हूँ एक प्रश्न तो मिनिमम इस क्लास से आएगा ही आएगा, और हो सकता है आपकी अगर किस्मत अच्छी हो तो 3-4 प्रश्न भी इस क्लास से बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और इम्पोर्टेंट प्रश्न है पूरे के पूरे। तो इस बात पे लाइक बनता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? देखो, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा पूर्व प्राथमिक कक्षा को माना जाता है दोस्तों। किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को। इसके अलावा हम देखें, किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? कौन सा स्तर है वो? तो गाइज वो स्तर है किशोर अवस्था के अंदर। ठीक, चलो, सक्रिय सदस्य समकक्ष वर्ग के अपने साथ के जो साथी होते हैं, मंडली। फिर देखिए, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? एक दोस्तों, चिंतन है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि। संज्ञान से चिंतन आता है। शिक्षा में प्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। किंडरगार्टन जो पद्धति थी उसका विकास, प्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा के अंदर। क्लियर? आगे चलो, अब शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अच्छा बताइए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए भाई? तो गाइस, शिक्षा का उद्देश्य है ना व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य है व्यवहारिक जीवन के लिए शिक्षार्थी को तैयार करना। फिर हम आगे अगर देखते हैं, बालक का विकास किसका परिणाम है? तो गाइस देखिए, बालक का जो विकास है ये वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ये आप जब भी मनोविज्ञान पढ़ते हैं उस टाइम में स्टार्टिंग में आपको मिल जाता होगा। फिर हम आगे देखें तो आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, उसके कारण को जानने की चेष्टा करेंगे ना भाई, क्यों आप देर से आए हो। ऐसा तो नहीं करेंगे कि उसको आते ही ले वाला लठ मचकावा लागा, ऐसे नहीं करेंगे, है ना।
पिटाई नहीं करेंगे, उसके कारण को जानेंगे और उसको अच्छे से समझाएंगे कि बेटा कल से ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करोगे तो टाइम पे पहुंचोगे। ठीक, उसको सही दिशा देनी है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में कैसे होते हैं? व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में विकास की दर में, देखो विकास की दर में हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एक ही चीज याद रखना, हर बच्चे की विकास दर अलग होती है, भिन्न होती है, तो ये कर देना आप वहां पे। फिर आगे देखिए, कौन सा सीखना स्थायी होता है? कौन सा वो सीखना है जो स्थायी होता है? समझ करके सीखना स्थायी होता है, सिंपल है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? गाइस देखो, क्रियात्मक अनुसंधान है ना, इसका विद्यालय और कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ये इसका उद्देश्य होता है। तो ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। इसके अलावा हम बात करें, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत, तो गाइज ये जो है ना, ये नैतिक विकास से संबंधित है। कोहल वर्ग नैतिक विकास से ध्यान रखना, इनका संबंध है। फिर हम आगे देखते हैं, तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका जो भंडार गृह होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं इदम। ये याद रखना भाई, इदम। वैसे तो मैं हर प्रश्न के लिए नहीं बोलूंगा आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। फिर हम आगे देखें, किस अवस्था को गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है? गोल्डन एज है ना, स्वर्णिम काल मनुष्य के जीवन का, तो वो है किशोर अवस्था। ठीक है, इसका जो सही से उपयोग करता है वो जीवन में कभी मात नहीं खाता। बच्चों की पढ़ाई आरंभ करने की आदर्श आयु क्या होती है? हम लोग है ना क्या करते हैं, 3 साल के बच्चा हुआ ना और उसको स्कूल में भेजना शुरू किया ना, अरे 3 साल के बच्चे को क्या स्कूल में भेजोगे? हाँ, उसका पूरा मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, शारीरिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो 6 साल के बच्चे को आप कहोगे सर हमारा बच्चा फिर बाकी बच्चों से कमज़ोर रह गया, तो अरे कमज़ोर नहीं होगा, गारंटी है, वो ज़्यादा होशियार होगा बाकी बच्चों से। आप उसको घर पे सिखाओ, घर पे सिखाने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल के बच्चे को घर पे सिखाने लग जाओ, उससे कोई चेंजेस नहीं आएंगे उसके मानसिक विकास में, उल्टा ज़्यादा गति करेगा उसका मानसिक विकास और ज़्यादा डेवलप होगा। घर पे सिखाओ उसको, 3 साल घर पर पढ़ाओ उस बच्चे को। ठीक है, खेल खेल में पढ़ाओ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है। 6 से 14 वर्ष में बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना 2002 में, इसके तहत शिक्षा को जो है ना मौलिक अधिकार बना दिया गया। फिर देखिए 60 नंबर का प्रश्न, 85 IQ यानी कि बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं? 85 में। देखो 90 से लेकर के 110 तक सामान्य बुद्धि में आते हैं ना, सामान्य बुद्धि लब्धि वाले होते हैं ये, सामान्य एवरेज। और 90 बिलो और 81 ये किस में आते हैं? मंद बुद्धि में आते हैं दोस्तों। ठीक है ना, यस। आगे चलो, अब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी एवं उभयमुखी का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो बताइए किसने किया था ये? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व के थे ये, तो युंग के द्वारा किया गया था ये, है ना। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किस एक का लक्षण है? विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किस एक का लक्षण है? ये है डिस्ग्राफिया का लक्षण। ठीक है ना भाई, यस, डिस्ग्राफिया का। आगे हम चलें, बुद्धि क्या है? बुद्धि के बारे में अगर आपसे पूछे कि बुद्धि है, तो बुद्धि क्या है दोस्तों? सामर्थ्य का एक समुच्चय होता है बुद्धि। बहुत सारी चीज़ों को हम इकट्ठी करके रख सकते हैं, याद कर सकते हैं उनको बाद में जब जरूरत पड़े। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। दोस्तों वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ में परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। समवयस्क मतलब उनके साथी और वयस्क उनसे बड़े जो हो गए। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? कितने तत्व थे वो? गाइस वो तत्व थे 180 तत्व। ठीक है, फिर इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे, अल्बर्ट बांडोरा किससे संबंधित है? दोस्तों ध्यान रखना, अल्बर्ट बांडोरा है ये सामाजिक अधिगम, शाब्दिक अधिगम जो भी आए वो कर देना आप। फिर हम देखें बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टर्मन को बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, 67 नंबर का प्रश्न हो गया। अब 68 देखिए, NCTE का पूर्ण रूप क्या है? तो NCTE का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है ना, एन का मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, NCTE, ये भी याद रखना है तुम्हें, है ना। तो ये 68 इंपॉर्टेंट फैक्ट थे।
कल भी आपको इसी तरह की क्लास मिलेगी, डेली मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए और कड़ी मेहनत के लिए तैयार हैं। डेली करेंगे, बेहतरीन करेंगे और आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। बस आप अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को फैला दिया करो, बिना बोले ही, डायरेक्ट शेयर, लाइक। ठीक है, थैंक यू।